नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटी की इस सीरीज में। दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई भारत के जो प्रदेश आज की जिनको हम आज की डेट में देखते हैं कि भाई ये हमारा हरियाणा है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है। क्या ये भारत की आज़ादी से लेकर ऐसे ही दिखते थे या इनका जो जो इनकी बाउंड्रीज है क्या वो ऐसी ही थी? तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि भाई भारत में जितने स्टेट्स आज हमें दिखते हैं क्या वो शुरू से ऐसे थे या उनमें कुछ बंटवारा हुआ, किस बेसिस पे हुआ, उनके बारे में आज हम जानेंगे। क्योंकि और देखिए एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत जैसे ही आजाद हुआ ना उस समय अलग अलग कोनों से अलग अलग आवाजें आने लगी कि भाई भारत को इस तरीके से जो है भारत के नए नए स्टेट्स बनने चाहिए। राज्य जो है उनका तरीका, उनका बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो खासकर जो साउथ इंडिया के स्टेट्स है ना, उनकी डिमांड थी कि भाई हमारा जो कल्चर है वो नॉर्थ इंडिया से थोड़ा अलग है। ठीक है, तो और हमारे यहाँ भाषाएं भी हैं। आप देखिए, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है। उसके अलावा अगर थोड़ा सा वेस्टर्न साइड चले जाएंगे तो आपको कोंकणी मराठी भी मिल जाएगी। तो ठीक है, तो खासकर जो तेलुगु मलयालम तमिल थे, तो उन लोग उनकी ये डिमांड थी कि भाई आप जो है ना लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को बनाइए। उनका ये कहना था कि आप जो लैंग्वेज को बेस बनाइए स्टेट बनाने का, और जहां जहां वो लैंग्वेज बोली जाती है उतनी बाउंड्री खींच दीजिए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो ठीक है, अगर ये प्रपोजल आया है हमारे पास तो इसको हम जो है इसके ऊपर विचार करते हैं। तो विचार करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था एसके धार कमेटी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा कि पहली कमेटी कौन सी थी जिसने जो भारत में स्टेट्स के लिए बनाई गई, तो उसका नाम था एसके धार कमेटी। और वो उनको ये बोला गया कि आप ये देखिए कि अगर हम भाषा के बेसिस पर या हम भाषा के आधार पर अगर हम स्टेट्स बनाते हैं, राज्य बनाते हैं, तो उसके फायदे या नुकसान क्या होते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, पढ़ेंगे और बताएंगे। ठीक है, आधार कमेटी जब अपनी उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम भाषा के बेसिस पर स्टेट्स बना तो देते हैं, लेकिन उसमें हमें नुकसान है। क्योंकि अगर हम एक स्टेट में एक से ज्यादा भाषा बोली जाती है, ठीक है, तो आप कौन सी भाषा को आप मानोगे कि ये मेन भाषा है और दूसरी दूसरी जो है वो जो है सेकेंडरी भाषा, ये प्राइमरी भाषा है। समझ रहे हैं आप? तो और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जिस स्टेट को, अगर आपने किसी स्टेट को उसकी भाषा में बनाया है, तो वहां जो स्टेट गवर्नमेंट की जो भाषा होगी जो यूज करेंगे अपने ऑफिशियल वर्क के लिए, वो भी वही भाषा यूज करेंगे। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि भाई अगर एक से ज्यादा भाषा तो कौन सी भाषा यूज करेंगे। दूसरी चीज, जो बॉर्डर पे रह रहे होंगे, मान लीजिए अगर दो दो स्टेट्स हैं, ठीक है, तो जो बॉर्डर के आसपास के जो लोग होंगे वो कौन सी भाषा बोलेंगे, और उनके उनको आप कैसे समझाओगे कि भाई हमने ये वाली भाषा ले रखी है। तो उन्होंने कहा कि आप भाषा को मत बेसिस बनाइए, आपको क्या चाहिए, आपको ये देखना है कि किस तरीके से आपका शासन अच्छा हो जाए, उस तरीके से आप राज्य बनाइए। समझ रहे? आप भाषा को छोड़ दीजिए। तो धार कमेटी ने तो रिपोर्ट को एकदम डिमांड को ही नेग्लेक्ट कर दिया। तो धार कमेटी ने रिजेक्ट किया। उसके बाद भी लेकिन लोग माने नहीं। साउथ इंडिया में बहुत हो हल्ला होने लगा कि नहीं नहीं, ये धार कमेटी ने जो है ना जो रिकमेंडेशन दी वो गलत है, हमको तो भाषा के आधार पे ही चाहिए। उसके बाद जब देखा तो कहा गया कि चलो भाई ठीक है, एक कमेटी और बनाते हैं। और इस बार कमेटी खुद बनाई जवाहरलाल नेहरू जी ने, वल्लभ भाई पटेल जी ने और पटाभी सीतारमैया जी ने। तो इन तीनों महानुभावों ने मिलकर एक कमेटी बनाई और उन्होंने कहा कि अब हम पढ़ाई करेंगे, अब हम देखते हैं कि भाई इसमें क्या होता है। इन्होंने भी उसकी पूरी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की, सारी रिपोर्टें मंगवाई। उसके बाद इन्हें हम कहते हैं JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। तो इन तीनों ने भी वही पढ़ाई की और इन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं, अगर हम भाषा को बेस बना देंगे, अगर स्टेट्स बनाने का, राज्य बनाने का, तो वो तरीका गलत होगा। तो इन्होंने भी मना कर दिया। अब ये प्रोसेस तो चलता 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 आया, 1950 हो चुका था। अब भारत का संविधान लागू हो गया। भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें जो स्टेट्स को डिसाइड किया गया ना, वो डिसाइड किया गया ऐसे कि टोटल उसमें 29 स्टेट्स है भारत में। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, अगर आप देखेंगे, मान लीजिए ये भारत का नक्शा, हम थोड़ा सा आज मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ये भारत का नक्शा है, ठीक है, थोड़ा सा रफ आइडिया देने के लिए कि भारत में जब भारत आजाद हुआ तो भारत में दो तरीके के स्टेट्स थे, मतलब दो तरीके के एरिया थे। कुछ ऐसे एरिया आपको दिखेंगे। अब अगर जिन एरिया को मैं मार्क कर रहा हूं ना, ये एरियाज क्या है, ये एक्चुअली में थे प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़ों के स्टेट्स। तो हमें यह पता है कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन प्रिंसली स्टेट्स को यह बोला था कि भाई हम आपके आपके राज्य में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, बस आप ये मान लीजिए कि आपके ऊपर कौन बैठा है, ब्रिटिश क्वीन बैठी हुई है।
तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है हम मान लेते हैं, और इसकी एवज में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको बोला कि हम आप अपने प्रदेश को जैसे चलाना चाहते हैं वैसे चलाइए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम जो बाकी बचा हुआ भारत है हम उस पर रूल करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको इससे पहले की वीडियोस में जितने भी एक्ट पढ़ा है, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा है, इंडियन एक्ट्स पढ़ा है, काउंसिल एक्ट पढ़ा है, वो सारे ये रजवाड़ों पे लागू नहीं होते थे, वो सिर्फ कहाँ लागू होते थे, ब्रिटिश इंडिया में। तो अब हमें पता लग गया कि एक टेरिटरी थी ब्रिटिश इंडिया, एक टेरिटरी थी प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। लेकिन अब आजाद, जब भारत आजाद हो गया तो अब तो प्रिंसली स्टेट्स को धीरे धीरे हम मिला ही चुके थे, लमसम 600 प्रिंसली स्टेट्स है जिनको हम मिला चुके थे, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल की जो है बहुत दूरदृष्टि थी उसकी हेल्प से। तो अब अल्टीमेटली भारत को जो है ना टोटल 29 स्टेटों में बांटा गया, और उसमें 4 कैटेगरीज बनाई गई। वो 4 कैटेगरीज कैसे है ना, उसको समझिए। सबसे पहले पार्ट ए बनाया गया, तो ये वो टेरिटरीज थी जो भारत, जो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थी, मतलब ब्रिटिश इंडिया का वो पार्ट थी, ठीक है। तो सीधा सीधा उनका नाम देखिए, आसाम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश यानी यूनाइटेड प्रोविंस और वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब आते हैं पार्ट बी में। पार्ट ए में तो ये आ गए, पार्ट बी में कौन था? पार्ट बी में वो रजवाड़े थे जहां पे लेजिस्लेचर हुआ करती थी। आप ये समझिए, कुछ ऐसे रजवाड़े थे जिन्होंने लोगों की डिमांड पे ना, क्योंकि लोग कह रहे थे, हमें ये पता है कि लोग ये कहते कि भाई देखो जो बाहर का ब्रिटिश इंडिया है ना, मतलब रजवाड़े के बाहर का जो इंडिया है जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, वो तो रजवाड़ों के लोग ये कह रहे थे कि देखो वहां पे तो बहुत अच्छे प्रोविजंस आ रहे हैं, वहां पे पढ़ाई को प्रोत्साहन किया जा रहा है, वहां लोग पढ़ लिख के जो है गवर्नमेंट जॉब्स में कर रहे हैं, लेकिन हमारे को ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो जब रजवाड़ों को भी प्रेशर आने लगा तो उन्होंने भी अल्टीमेटली क्या किया, लोगों की डिमांड को थोड़ा बहुत उनको ठंडा रखने के लिए क्या किया, अपने यहाँ भी एक, जिसे आप कह सकते हैं ना, विधायिका बना दिया। एक वहां पे उन्होंने अपने विधायिका बना दिया, विधायिका के पास पावर ज्यादा नहीं थी, लेकिन बना दी कि चलो ठीक है, कुछ मैटर ये लोग भी आपस में डिस्कस कर लेंगे, अल्टीमेटली चलनी तो मेरी ही है, ठीक है। तो इसी वजह से पार्ट बी में ऐसे 9 स्टेट से, ऐसे 9 प्रिंसली स्टेट से ऐसे रजवाड़े थे जिनके पास अपनी विधायिका थी, ठीक है। तो अब वो देख लेते हैं। तो हैदराबाद थी, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब। तो देखिए पंजाब अलग है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब अलग है, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश, ठीक है। अभी मैं आपको मैप में देख के समझाऊंगा कि भाई ये कैसे बटे थे। इसके अलावा पार्ट सी में वो छोटे छोटे एरिया गए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे, ठीक है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इन छोटे छोटे एरिया को इसलिए अपने पास रखा था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थे, और दूसरी चीज ये इतने बड़े प्रदेश नहीं थे कि इनके ऊपर कोई, इनके यहाँ पे कोई इलेक्शंस कराया जाए और यहाँ पे लोगों को चूज कराया जाए। तो वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, वॉइसरॉय ने क्या कहा था कि इन छोटे छोटे जो स्टेट्स है ना, ऐसे 10 स्टेट्स है नॉर्मली, उसमें उन्होंने अपना चीफ कमिश्नर बैठा दिया था। जैसे आज की डेट में हम देखें तो ये छोटे छोटे स्टेट्स जो है ना, हमारी आज की यूनियन टेरिटरी की तरह है। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पे किसको बना रखा है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को बैठा दिया है कि भाई वो हमारे बिहाफ पे रूल करेगा। क्यों बैठाया? क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेट्स इतने छोटे हैं ना कि अगर हम यहाँ पे जो है असेंबली बनाए, ठीक है, तो उनका खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि इतना तो लोग, वहाँ की पॉपुलेशन इतनी कम है कि वहां पे तो आप सीधा सीधा एक लेफ्टिनेंट गवर्नर से ही काम चला सकते हैं। तो यही सोच के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय छोटे छोटे जो स्टेट्स है वहां पे क्या बना दिया, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर टाइप का एक बंदा बैठा रखा था जिसे कहते थे चीफ कमिश्नर। तो इनका टोटल नंबर था 10। अब ये कौन थे? अजमेर। ये छोटी छोटी सिटीज ही एक्चुअली में, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। तो इनमें इतनी इतनी तादाद नहीं थी उसमें। देखिए दिल्ली तो इंपॉर्टेंट था इसीलिए इन्होंने छोड़ा नहीं, ठीक है, जैसे आज का भी हम हाल देख सकते हैं। लेकिन बाकी सब जगहों पे इतनी पॉपुलेशन ही नहीं थी कि भाई वहां पे आप इलेक्शन करा के लोगों को चूज करने का कोई फायदा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम अपना बंदा ही बैठा देते हैं, ठीक है। अब पार्ट डी में सिर्फ और सिर्फ एक एरिया था, वो था हमारा अंडमान निकोबार। अब इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए तो टोटल 29 स्टेट्स है, उनको ये मैं आपको बता रहा हूँ 1951 की बात, ठीक है। अब इसमें आपको देखिए, अब ये भारत का डिवीजन हुआ है 1951 में कि भाई उन्होंने, क्योंकि हमने अभी तक देखा था, अभी तक हमने कहाँ पढ़ा, हम जेबीसी तक आए हैं। जेबीसी ने कहा कि भाई नहीं, हम इस तरीके से भारत में स्टेट्स बनाएंगे जिस तरीके से क्या हो कि हमको शासन करने में आसानी हो। तो ये नक्शा आपको जो दिख रहा है ना पूरा, ये उसी के हिसाब से बना। हमको दिख रहा है, देखिए अजमेर अलग है, यहाँ पे आपको कुर्ग अलग मिलेगा। ये सब क्या है,
ये सब आपकी उस समय की वो टेरिटरीज हैं जो कि चीफ कमिश्नर रूल कर रहे थे। ठीक है, यहाँ आपको हिमाचल प्रदेश अलग देगा। अब देखिए, मैंने बताया ना, पंजाब अलग है और पटियाला एंड ईस्ट स्टेट्स यूनियन अलग है। तो ये 1951 की कहानी है। लेकिन अभी भी ना जो डिमांड थी ना स्टेट्स की कि उनको लिंग्विस्टिक बेसिस से बनाया जाए। अब आप देखिए बॉम्बे कितना बड़ा है, आज की डेट का बात करें तो आज की डेट में यहाँ से तो गुजरात शुरू हो जाता है, और यहाँ पे मद्रास कितना बड़ा है, आप समझ रहे हैं। अभी यहाँ इसमें कर्नाटक की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो अब लेकिन ये सब कहानी है 1951 की। लेकिन जो डिमांड थी ना किस चीज की, लिंग्विस्टिक बेसिस की, भाषा के बेस के ऊपर जो है स्टेट्स का बनाया जाए, ये डिमांड खत्म नहीं हो रही थी। गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से डिवीजन कर दिया था, 29 स्टेट्स ऐसे बना दिए थे जिनकी लिस्ट हमने अभी देखी। ठीक है, लेकिन ये डिमांड खत्म नहीं हो रही थी। अल्टीमेटली हुआ क्या, 1953 में कांग्रेस के ही एक नेता थे, उनका नाम था पोटी सिरामल्लू, वो भूख हड़ताल पे चले गए, और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी हो गई मृत्यु। अब वो तो भाई स्वर्ग सुधार गए, लेकिन कांग्रेस को ये डर था, उसमें की जो गवर्नमेंट थी उनको ये डर था कि भाई अगर अब दंगे फैल गए या फिर 1947 की कंडीशन हो गई तो कैसे संभालेंगे। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने जो है हार माननी पड़ी, और उन्होंने कहा कि ठीक है, पोटी सिरामल्लू साहब का जो बलिदान है उसको हम खाली नहीं जाने देंगे। और इस तरीके से भारत का पहला स्टेट बना जो कि भाषा के आधार पर बना, वो था आंध्रा। आंध्र प्रदेश नहीं, अभी सिर्फ आंध्रा नाम था। ठीक है, स्टेट बना आंध्रा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पहला स्टेट कौन सा था जो कि भाषा के आधार पर बना भारत में, तो आप कहेंगे आंध्रा, और ये बना था 1953 में। और जैसे ही 1953 में आंध्र बना, उसके बाद जो बाकी के स्टेट से जहां उनकी भी यही डिमांड थी, अब वो भी तेज हो गए, उन्होंने भी अपनी बात को बढ़ाना शुरू किया कि नहीं नहीं भाई, जब आपने एक का कर दिया तो हमारा भी करिए। तो अब गवर्नमेंट के ऊपर चारों तरफ जब चौतरफा प्रेशर आने लगा, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हार हार के उन्होंने एक कमेटी बनाई, एक कमीशन बनाई, उसका नाम था फैजल अली कमीशन, और उनको कहा कि भाई आप प्लीज दोबारा इस डिमांड है इसको आप देखिए और हमें बताइए। ठीक है, तो अब उन्होंने भी इस डिमांड को देखा और उन्होंने कहा कि देखिए, आप भाषा के आधार पर बांट तो सकते हैं, लेकिन ना उसको ज्यादा हार्ड मत बनाइएगा। आप भाषा के आधार पर बनाइए, और थोड़ा बहुत ये भी देखिए कि भाई उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी करने की ताकत मिल जाए, मतलब आसानी हो। तो इस जब अल्टीमेटली देखिए प्रेशर था, तो उन्होंने भी अपने हिसाब से कमेटी ने रिपोर्ट दे दी। तो आज जब ये कमेटी रिपोर्ट आ गई तो गवर्नमेंट को भी लगा कि चलो ठीक है, अब कमेटी ने भी एक रिपोर्ट दे दी, तो अब क्या करना, काम कर ही देते हैं। तो इसी के तहत 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया भारत में। पार्लियामेंट में एक 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 एक्ट आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो इससे पहले हमारे पास 29 स्टेट्स थे, ए बी सी डी कैटेगरी में, उनको रीऑर्गेनाइज किया गया। और उन्होंने उसमें क्या कहा गया कि ये पार्ट ए और पार्ट बी है, क्योंकि देखिए आजाद भारत में तो सब कुछ बराबर था, क्या ब्रिटिश इंडिया और क्या रजवाड़े, सबको जोड़ दिया गया था, तो इन दोनों को तो मिला दिया गया। ठीक है, और ये जो पार्ट सी में जो सिटीज थी ना, उनको भी इनमें मिला दिया गया। ठीक है, तो पार्ट सी तो एकदम ही खत्म कर दिया गया, इनको मिला दिया गया। समझ रहे हैं। और जब मिला दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, तो भारत का नक्शा जो बना उसमें थे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये यूनियन टेरिटरीज क्यों बनी है, उनको स्टेट्स क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि ये जो यूनियन टेरिटरीज थी उस समय, या आज भी कुछ, आज भी हम देखते हैं 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, वो इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई जो यूनियन टेरिटरीज है वहां पे इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है कि उनको हम अलग से उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली बनाए, ठीक है, और उनके इलेक्शंस कराएं, उनका चीफ मिनिस्टर चूज करें, उसमें उनका फायदा नहीं है, उनका खर्चा ज्यादा होगा, और जब जनता ही नहीं तो रिप्रेजेंट किसको करेंगे। इससे अच्छा है सीधा सीधा एक बंदा वहां बैठा दो, लेफ्टिनेंट गवर्नर नाम का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे वहां पे अपना रूल करता रहेगा। लेकिन अब क्योंकि हम देखते हैं दिल्ली में एक सेंट्रल असेंबली है या पौंडीचेरी में, क्योंकि वहां पे भीड़ है, वहां पे इतनी जनता है कि वो वहां पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए कर दिया गया। ठीक है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट यही था कि यूनियन टेरिटरीज का, कि उनको डायरेक्टली क्यों बनाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि वहां पे इतनी जनता नहीं थी, इतनी पॉपुलेशन नहीं थी कि वहां पे इलेक्शंस करा के चूज कराया जाए, उसकी जरूरत नहीं फील होती थी। ठीक है, तो अब हमने देखा कि 1956 में जब स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट आ गया, और ये तो आ गया, इसके तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आया 1956 में ही, भारत में 7वां, मतलब संविधान तो बनकर लागू हो चुका था 1950 को ही, तो उसमें संशोधन हो रहे थे, उसी में एक 7वां संशोधन आया 1956 में, जिसके तहत ये पार्ट ए और पार्ट बी थे ना, इनको मिला दिया गया और पार्ट सी को खत्म कर दिया गया। ठीक है,
तो और ये जो अब हमें लिस्ट नजर आ रही है ना, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, ये 14 स्टेट्स आपके ये हो गए बंगाल तक, और ये 6 आपकी उस समय की यूनियन टेरिटरीज हो। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह आज की वीडियो का करते हैं हम समापन। जैसे कि हम हमेशा करते हैं, एक रिकॉल मैं आपको करा दूं, एक रिकैप करा देता हूँ कि जब जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे उनके सामने ये बात आई कि भाई भारत के जो स्टेट्स हैं उनको बनाए कैसे। तो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स थे उन्होंने कहा कि भाई आप जो है भाषा के आधार पे स्टेट्स को बना दीजिए। तो इस प्रपोजल को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक एस के धार साहब की एक कमेटी बनाई और उनको कहा कि प्लीज आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे देखिए कि क्या भारत के जो राज्य हैं उनको बनाना अच्छा रहेगा। इन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा मत करिए, क्योंकि आपका फोकस होना चाहिए, आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम शासन के तौर पे किस तरीके से बनाए, हमारे को जहां शासन करने में आसानी होगी उस तरीके से हमें जो है स्टेट्स बनाने चाहिए। ठीक है, तो एस के धार साहब ने मना कर दिया, लेकिन उस समय के लोग माने नहीं, जो साउथ इंडिया के लोग जो इस चीज की डिमांड करे थे वो माने नहीं। तो अल्टीमेटली एक जेवीपी कमेटी बनी इसके बाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया के थे। इन तीनों लोगों ने, तीनों बड़े नेता थे, गद्दावर नेता थे, इन्होंने भी अपनी कमेटी बनाई, जांच विचार किया, फिर इन्होंने भी कहा कि नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम अगर स्टेट्स बनाएंगे तो नुकसान करेगा। मीनवेल हमें ये पता है इस समय क्या हुआ, 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया और उस समय भारत में उन्होंने कहा कि 29 स्टेट्स होंगे। संविधान में ये कहा गया कि 29 स्टेट्स होंगे। वो किस कैटेगरी में बांटे गए, ए, बी, सी और डी में। ए में वो स्टेट्स है जो पहले से ही भारत ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे, जिन पे ब्रिटिश डायरेक्टली रूल कर रहे थे, तो वो स्टेट्स इसमें आ गए। बी में वो रजवाड़े थे जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, मतलब थे तो यहाँ पे रजवाड़े ही। ठीक है, सी में वो छोटे छोटे सिटीज थी जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना चीफ कमिश्नर, सीसी कह देंगे उन्हें, चीफ कमिश्नर बैठा के रखते थे। ठीक है, अब रजवाड़ों और इनमें फर्क मैंने आपको बता ही दिया है कि रजवाड़े तो एकदम ही अलग थे, रजवाड़ों के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का लाया हुआ कोई भी कानून काम नहीं करता था। ठीक है, वो अपने हिसाब से रूल करते थे। और डी में खाली एक स्टेट था हमारा, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, लेकिन जो डिमांड थी अलग स्टेट की लिंग्विस्टिक बेसिस पे वो खत्म नहीं हुई और अल्टीमेटली जो है 1953 में, ठीक है, 1953 में आंध्रा की जो है फॉर्मेशन हुई। क्यों हुई मैंने आपको अभी बताया, ये नाम आपको हमेशा याद रखना, पोटी श्रीरामुलु, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो पोटी श्रीरामुलु कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, उन्होंने 56 दिन का जो है भूख हड़ताल पे गए, उनकी मृत्यु हो गई। और गवर्नमेंट ने इस चीज को देखते हुए कि भाई कहीं दंगे ना हो जाए या फिर कुछ और गड़बड़ ना हो जाए, उन्होंने डिमांड मानी और पहली बार जो स्टेट बना लिंग्विस्टिक मैनर में वो बना आंध्रा। और इसके बाद जब बाकी स्टेट्स की डिमांड आने लग गई तब 1956 में स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट आया। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, कांग्रेस उसमें जो कांग्रेस की सरकार थी वो लेकर आए और उसके तहत भारत को जो है, और इसी का क्या आया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आपसे ये पूछेगा कि भाई भारत में जो स्टेट्स बनाए गए थे 1956 में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आया था। ठीक है, तो आप बोलेंगे भाई 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब भारत के संविधान का जो 7वां संशोधन था उसके तहत जो पहले 29 स्टेट्स थे अब उनको चेंज कर दिया गया, किसमें, 14 स्टेट्स में और 6 यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमें ये पता है कि ये जो 14 स्टेट से आपस में फिर इनमें बंटवारा होता गया। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पंजाब से निकल के हरियाणा अलग बना, बॉम्बे से अलग निकल के गुजरात अलग बना, हिमाचल प्रदेश जो इस समय यूटी है, देखिए वो क्या हो जाएगा, वो एक स्टेट बन जाएगा। उसके नॉर्थ ईस्ट में हम देखेंगे कि आसाम से निकलने के बाद ही जो है मणिपुर तो यहाँ पहले से ही है, मिजोरम और आपका नागालैंड वो सब अलग होना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, अरुणाचल प्रदेश, तो ये सब आसाम से निकलेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे स्टेट्स करते हुए, और आज की डेट अगर मैं बताऊं, आज का भारत का अगर जो नंबर ऑफ स्टेट्स है तो वो है 28 और हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज है जब से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 में, उसके बाद से, क्योंकि अभी भी JNK और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज ही हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी का करते हैं आज की वीडियो का समापन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।